Hello students, in today's class we will study about how to calculate the work when the given force is varying force. इससे पहले की क्लासेस में हम क्या देख चुके हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो, जैसे एक एग्जांपल देखो, ये फोर्स का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ये फोर्स कैसा है? आई डायरेक्शन में 2 यूनिट्स कांस्टेंट, जे डायरेक्शन में 3 यूनिट्स, के डायरेक्शन में -4 यूनिट्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर हम कहें माइनस के डायरेक्शन में 4 यूनिट्स। अगर आपका कांस्टेंट फोर्स होता है तो उस केस में हम डी आर की वैल्यू उसकी लिमिट से निकाल लेते हैं। लिमिट्स कहें या इसे पोजीशन कहें, इनिशियल पोजीशन एक्स वाई जेड और फाइनल पोजीशन एक्स वाई और जेड में जो आ रही है उससे हम डी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है? पोजीशंस। डिफरेंस ऑफ पोजीशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा हमने यहाँ पर 3 - 2 1 किस डायरेक्शन में आई, तो आई कैप। 4 - 1 किस डायरेक्शन में, जे में, तो 3 जे कैप। 2 - 0 2 2 के कैप। ये हो गया आपका आर वेक्टर और ये है आपका फोर्स। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन। इस केस में फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। बट इन एनी केस फोर्स आपका कांस्टेंट ना हो तब क्या करना है? अब पहचानोगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई फोर्स इज कांस्टेंट और इट इज वेरिंग। अगर आपका जो फोर्स है किसी और वेरिएबल की टर्म में गिवन हो, जैसे समझिए एफ इज एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है। ये जो फोर्स है ये एक्स की वैल्यू के साथ साथ चेंज होता रहेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट्स पहुंचा तो फोर्स 4 हो गया, अगर 3 यूनिट्स पहुंचा तो फोर्स 9 हो गया। इस तरीके से आपकी फोर्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो देखो ये फोर्स एक वेरिएबल की टर्म में है, इसीलिए इसे वेरिएबल फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। इन दैट केस हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करते हैं, जो फॉर्मूला कुछ ये है। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है, एक छोटी सी बात को याद रखें। इसमें एक जो आपको लिमिट दी होंगी, पिछले क्वेश्चन से ये कैसे बदल रहा है, इसमें आपको जो डी आर है ना, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी वैल्यू ये याद रख के रखनी है। इसे याद कर लीजिए, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ठीक। और साथ में आपको जैसे दिया होगा कि ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 से 5, 6, 8 पर गया। इस केस में ये जो पोजीशंस का काम होता है इंटीग्रेशन की लिमिट को बनाना। जैसे समझना, मुझे डी आर में मैं यही कह रहा हूं, इस डी एक्स के लिए जो लिमिट बनेगी इंटीग्रेशन की, ठीक है, अभी आगे समझेंगे, अभी मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फोर्स का साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो dx की जो लिमिट बनेगी वो मिलेगी 1 से 5, dy की जो लिमिट बनेगी वो बनेगी 2 से 6। अब dy के साथ एक फोर्स का कोई कंपोनेंट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dz की लिमिट बनेगी 3 से 8। तो याद ये रखेंगे, वेरिएबल फोर्स के अंदर जो हमारा dr लिख रहे हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो यहाँ से मिलती हैं, इस पोजीशन से। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे जब ज़्यादा क्लियर होगा, अभी एज ए इंफॉर्मेशन में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसा फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है। अब ये वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं। एक आते हैं ग्राफिकल, ज़्यादा चांसेस हैं ग्राफिकल के। कैसे पता करेंगे कि ग्राफिकल क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? आपको पहले बताया है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारा ग्राफ जो है 2 एक्सिस से बनता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अगर y और x एक्सिस पे लिखी हुई टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से, जैसे इसमें बोला है कैलकुलेट वर्क डन, तो y एक्सिस और x एक्सिस पे लिखी हुई टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से वर्क डन बनता है क्या? तो सोच के देखें, बनता है बिल्कुल। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन से, एक्सिस पे लिखी हुई टर्म के मल्टीप्लिकेशन से जो चीज कैलकुलेट करने को कह रहा है वो बन रहा है, तो आप हमेशा एरिया अंडर द ग्राफ बनाओगे, ठीक है। आमतौर पर हम हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ को लेते हैं। अगर टाइम दिया हो तो टाइम फिर कांस्टेंट वाली बात होगी कि टाइम वाली एक्सिस के साथ एरिया, उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन, आपको ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स एक्सिस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो एक्सिस हैं
इनके मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, इसीलिए हम एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन को देख लीजिए। वाई एक्सिस पर आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन 10 न्यूटन। एक्स एक्सिस पर आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है और बोल देता है कैलकुलेट वर्क डन। तो टोटल वर्क डन की बात कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं बता रहा कि जब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन 5 से 10 पर था। वैसे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एक्चुअली ये पोजीशन होता है। पोजीशन 5 से 10 के बीच कितना वर्क डन हुआ, तो हम ग्राफ को 5 से 10 के बीच में ग्राफ को देखेंगे। 5 से 10 की पोजीशन के बीच में ग्राफ है ये। तो इस ग्राफ के जो दो एंड होंगे, ये एंड और ये एंड, इन केस अगर आपको वर्क डन 5 और 10 मीटर की पोजीशन के बीच में कैलकुलेट करने को कहे, उस केस की बात कर रहा हूँ। तो ग्राफ का ये एंड तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से जुड़ा है, इस एंड को हमें इससे जोड़ना है। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब जो आपका एक क्लोज फिगर बन रहा है, इसका एरिया निकालेंगे जो कि है ट्राइंगल। बट इस क्वेश्चन में कंप्लीट की बात कर रहा है, तो इट इज अ ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अगर जैसे देखा है, इफ फोर्स इज 2x, क्या है ये वेरिएबल फोर्स। वर्क डन व्हेन x इक्वल टू 1 मीटर एंड x इक्वल टू 3 मीटर्स। ठीक है, x की वैल्यू 1 मीटर और 3 मीटर, मतलब पोजीशंस दे रहा है। वेरिएबल फोर्स होता है तो इनका काम सिर्फ होता है लिमिट बनाना इंटीग्रेशन का। तो आपका एक काम होगा dr निकालना। dr होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। हमारे पास f फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर इस फोर्स वेक्टर के आगे आई कैप जे कैप कुछ नहीं दे रखा और लिमिट भी सिर्फ x की दी है, इसका मतलब इस फोर्स से जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है वो x डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि देखो ना, 1 मीटर से 3 मीटर सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहा है, कोई y की टर्म ही नहीं आ रही है। तो आपकी y वाली टर्म नहीं होंगी, ठीक, सिर्फ x वाली होंगी। तो हम इसे एक बार मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूले को रख रहे हैं। वर्क डन इज f डॉट डी आर। एफ की वैल्यू रखें, डी आर की वैल्यू रखें। अगर मैंने इसको आई कैप लिया, इसमें ये पूरी भी रख दी, पूरी की पूरी वैल्यू, तो देखोगे डॉट प्रोडक्ट में आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लाई होता है। आई कैप जे कैप तो आपका वैसे ही जीरो हो जाता है। उसको पुट करने से आपको ये टर्म मिलेगी। फोर्स वेक्टर, मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिंपली इतना लिखा है, आप चाहे तो पूरा एक्सटेंड कर सकते हो। डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप और आई कैप की टर्म ही मल्टीप्लाई होती है। आई कैप और जे कैप जीरो होता है, आई कैप और के कैप जीरो होता है। मतलब सिमिलर कैप वाली यूनिट वेक्टर का ही सिमिलर वाले यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2x प्लस डी एक्स, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखनी होंगी। तो ये जो आपको जो पोजीशन बता रहा ना, इस पोजीशन से उस पोजीशन तक, वो आपकी लिमिट होगी। x की पोजीशन 1 से 3, तो उसे आप एज ए लिमिट पुट कर दीजिए 1 से 3। ठीक है, नाउ बस इसको कैल पुट करिए, 3 यहाँ पर पुट करें, यहाँ 1 पुट करें, विल गेट द आंसर इन जूल्स। हम सारी चीज़ें एसआई में पुट कर रहे हैं, इसलिए आंसर हमें जूल्स में मिल जाएगा। एक और रेफरेंस एग्जाम्पल देख लीजिए आप जरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को फोर्स की वैल्यू देखते ही ये आइडिया लग जाता है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है या फिर कांस्टेंट फोर्स है। आप देख पा रहे हो फोर्स की वैल्यू 0.5x एक वेरिएबल की टर्म में फोर्स दिया हुआ है। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, आपको नीचे लिमिट दी है ना, x की वैल्यू पुट करो, यहाँ x की वैल्यू पुट करो, फोर्स की वैल्यू अलग होती जाएगी। सो समझ में आ रहा है, फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी इन दिस क्वेश्चन। So what we need to do, we have to use the integral form to determine the work done. तो पुट कर दीजिए पीछे जो हमने यूज़ किया था, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। याद रखना है, मैंने डी आर की वैल्यू आपको बताई है। डी आर की वैल्यू होती है ये, ठीक है, इसे याद रख लीजिए। डी आर की वैल्यू होती है ये, इसे हम यहाँ पर रखेंगे और फोर्स वेक्टर को भी यहाँ पर रखेंगे। जब हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, अगर आप कंप्लीट भी रखो तो एक बात तो देख लीजिए, धीरे धीरे हम ना चीज पूरा जनरल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म को कैसे यूज करना है। एक्चुअली जो फोर्स वेक्टर है वो एक्स पर डिपेंडेंट है और लिमिट भी एक्स की ही दी हुई है। इसका मतलब वाई प्लेन में, जेड प्लेन में किसी तरह का मोशन नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें जो डी वाई और डी आर का कोई रोल नहीं होगा।
अगर आप रख भी दोगे, जैसे मैंने ऊपर वाले में रखा भी था, तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो पता है कि आई कैप के साथ होता है, जे कैप के साथ जीरो होता है और के कैप के साथ भी जीरो होता है। तो हमने उसी अकॉर्डिंग्स, आप चाहो तो कंप्लीट पुट कर दो, हम अभी भी कर सकते हैं, बट धीरे धीरे इसे बाद में ना एक जनरलाइज से सिंप्लीफाइड टर्म में आए, थोड़ा सा टाइम हम बचाने की तरफ जा सकते हैं। अगर हम ये कंप्लीट लें, आई कैप वाली टर्म तो 1 हो जाएगी, बट आई कैप जे कैप से जीरो देता है, आई कैप के कैप से मल्टीप्लाई होकर जीरो देता है, तो वो टर्म कहीं भी यूज नहीं होने वाली। अब जो dx, जो हमें ये वैल्यू दी है x इक्वल टू 2, x1 x2 इज इक्वल टू 5, ये लिमिट देगी। इंटीग्रेशन dx की टर्म में हो रहा है, तो जिसके टर्म में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट रखी जाती है 2 to 5। आफ्टर दैट जस्ट इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। 0.5 कांस्टेंट टर्म थी, इंटीग्रेशन से बाहर ले ली। x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट सिर्फ वेरिएबल में पुट होती है, तो हम इस कांस्टेंट को भी बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर x² की जगह अपर लिमिट, जब x की जगह 5 रखा तो 5², x की जगह 2 रखा तो 2² प्लस। सिमिलरली यहाँ कहें तो 10 इज अ कांस्टेंट, बाहर आएगा। dx का इंटीग्रेशन x होता है। बेटा इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में मैंने एक चीज बताई थी, x⁻n का अगर हम dx की टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ जो वेरिएबल होगा उसी का यहाँ dx होगा, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। अगर यहाँ y लिखो या dx लिखो तो y कांस्टेंट होगा उसके लिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो जो ये कांस्टेंट वाले केस की बात करें तो इसे कह सकते हैं, मैंने इसको बाहर लिया, यहाँ dx है तो यहाँ x⁻0 ले सकता हूँ। x⁻0 का मतलब x⁻0+1 अपॉन 0+1, मतलब x⁻1/1, यही तो आपका आया है। अब बाद में लिमिट को पुट करें और ये पूरा कैलकुलेशन आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसको कैलकुलेट करें। सिमिलरली इसे कैलकुलेट करें, विल गेट द आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब अगला जो वेक्टर मैंने आपको दिखाया है, ये 2 वेरिएबल्स की टर्म में। आई होप इसकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं प्रैक्टिस के दौरान आपको बता दूंगा। हल्का सा ये समझ सकते हैं। अगेन बात क्या समझ में आ रही है, वेक्टर कैसा है, वेरिएबल। ठीक है, तो dr क्या यूज होगा, dx आई कैप, dy जे कैप, dz के कैप। और ये जो टर्म है ये लिमिट देंगी, तो यहाँ देखो 2 दे दिया, x y, तो लिमिट बनेगी 2। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, अगर इसे एक जनरल शॉर्ट में लिखना हो ना तो ऐसा लिख सकते हो, fx dx, fy dy, fz dz। सिंप्लीफाइड वे में ये कह सकते हैं। fx का मतलब क्या है, आई कैप वाली टर्म ना, x डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट ये है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, x² dx। इसका इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 1 से 3। सिमिलरली fy, y कंपोनेंट ये रहा 2y। z को रखने की जरूरत, z है ही नहीं, 0 है, तो आपका 0 मल्टीप्लाई पे वो टर्म कट जाएगी। तो आप बेसिकली इसे ऐसे याद रख सकते हो कि आपको वर्क डन वेरिएबल फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो जो भी वेक्टर्स होते हैं उसे हम ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। fx dx इंटीग्रेशन x की लिमिट जो मिलेगी, मतलब x1 से x2। सिमिलरली हम कह सकते हैं fy dy, ये मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड लिख दिया, y1 से y2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं fz dz, मतलब जो तीनों की तीनों हमारी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन है उसका फोर्स का कंपोनेंट देख लो, वो वेक्टर से मिल जाएगा। जैसे आई कैप में ये fx है, जे कैप का कोफिशिएंट ये fy है। सिमिलरली अगर fz कहूँ दैट इज 0। ठीक, इतना सफिशिएंट है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना है हमें, वो है व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा पहली बात, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, ये ऐसा फोर्स है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू किए जाना वाला वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है, उस तरह के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय सच फोर्स, ऐसा फोर्स, मतलब इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए उसके वर्क डन की हेल्प ली जा रही है।
ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उस तरह के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मेजर फॉर्म में हम 3 टाइप के फोर्सेस को डील करने वाले हैं और इनको याद रखें आप। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का ही दूसरा नाम इलास्टिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये 3 फोर्स दिखाई दें और इनके थ्रू वर्क डन कैलकुलेट करने की बात कहे तो चाहे कैसा भी पाथ से ले जाओ। अगर एक एग्जांपल समझो कि ये 3 केसेस क्या हैं, पाथ 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आने वाला वर्क डन है। ठीक, चाहे मैं वर्क डन इधर वाले पाथ से कैलकुलेट करूं, यहाँ से तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, और इससे कुछ अलग डिस्टेंस रहेगा। तीनों केसेस में डिस्टेंस अलग है। बट अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स के कारण मूवमेंट हो रहा है तो वर्क डन किसी पाथ पे डिपेंड नहीं होने वाला, वो देखेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन कितना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो आपका आंसर होगा। तो ये अप्रोच ध्यान रखना। अगर आपको ये पता लग जाए कि फोर्स कंजर्वेटिव है, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जैसे देखो कि कोई एक कंजर्वेटिव फोर्स है ए से बी, अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स से ऐसे मूव कराया जाए, ए की पोजीशन 1,2, बी की पोजीशन 2,6, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसकी आपको वैल्यू दे दी जाए, मान लीजिए कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो 10 न्यूटन का है, कैलकुलेट वर्क डन। अब आप सोचोगे सर ये क्या करें, कुछ नहीं करना है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पाथ से जो वर्क होगा वो इस पाथ के वर्क के बराबर ही आएगा, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सीधी सी बात है, हम क्या करें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर डालें। फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, चेक कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। 2 - 1 1 का स्क्वायर, 6 - 2 4 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 1 + 16 अंडर रूट 17। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी अप्रोच को मैं आगे आपको यूज़ करवाऊंगा। ठीक है, अब ये 3 तरह के आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिए हैं, मेंशन भी किया है, मैंने लिखा भी है, इन द अबव एग्जाम्पल इफ़ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो चाहे वर्क डन फर्स्ट पाथ से करना पड़े, चाहे सेकंड से करना पड़े, चाहे थर्ड से करना पड़े, तीनों केसेस में वर्क डन एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, ज़रा देखिए, ये प्रूफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हल्का सा आप देख सकते हो कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करी जाए तो देखा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक, अगर हम कहें कि ये जो आपका m मास है, ये इसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अगर मैं देखूं कि a से b और b से c आप जाओ तो ये एक पाथ हो गया, और आप a से c वाले पाथ पर जाओ, ये दूसरा पाथ हो गया। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो a से c का वर्क डन हो, चाहे a से b से होते हुए c पे आओ, इक्वल होना चाहिए। तो एक पाथ ले लिया a से c का, उसके अकॉर्डिंग बनेगा Fs cos थीटा। F क्या है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स ले रहे हैं क्योंकि उसका वर्क डन चेक करना चाह रहे हैं, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, L के बराबर, और ये एंगल कितना है, cos 90 - थीटा, क्योंकि आप जरा इसको मैं समझाता हूँ कैसे cos 90 - थीटा हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ। ठीक है, आपका ये वाला फोर्स है ये, इस पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचोगे तो एक बात समझ में आएगी कि आपका यहाँ तक का इस फोर्स को यहाँ की जगह यहाँ इमेजिन करें तो ये 90 डिग्री है ना, और ये पूरा एंगल थीटा, तो 90 + थीटा के बराबर हो गया। अप्लाई करा तो आपको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी ये -mg L sin थीटा। लेकिन a to b एंड b to c पे आते हैं तो वो क्या होगा, वर्क डन फॉर ए बी प्लस वर्क डन फॉर बी सी। ए बी का वर्क डन होगा mg फोर्स मल्टीप्लाई बाय इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ए बी के बराबर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये टर्म हो जाएगी 0, प्लस आप अपवर्ड जा रहे हो तो फोर्स है mg मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट bc cos 180,
ठीक है। तो आपकी जो BC की लेंथ है, ये लेंथ, इसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये लेंथ कितने के बराबर होगी? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये L के बराबर, तो ये परपेंडिकुलर साइन थीटा अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC इज व्हाट? L साइन थीटा। इसे यहाँ पुट किया और इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे, डिस्प्लेसमेंट अबव और आपका mg फोर्स डाउनवर्ड, तो एंगल है 180 डिग्री, इसकी वैल्यू -1, कितना आ गया आपका? mgl साइन थीटा, 0 प्लस दिस क्वांटिटी ये। तो फर्स्ट पाथ से देखा और सेकंड पाथ से देखा, वर्क डन बराबर आ रहा है, क्योंकि जो फोर्स हमने कंसिडर करा वो फोर्स था कंजर्वेटिव। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो पाथ पर डिपेंड करेगा। तो मेजर फॉर्म पे आप समझिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, जो कॉन्टेक्ट लगाकर किए जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ पर डिपेंड करेगा हमेशा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैं आपको बाद में भी समझाऊंगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।